हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी लेखपाल 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट 14 का पार्ट 1, जिसमें कि हम मैथ्स और हिंदी के 50 क्वेश्चंस करेंगे। इसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के 15 प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हमारे 13 सेट कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम 14 सेट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्वेश्चन फर्स्ट है, बारहसिंगा शब्द में समास है। तो बारहसिंगा में देखना होगा कि कौन सा समास है। बारहसिंगा हो जाएगा 12 सिंगों वाला। अगर हम इसमें देखते तो हमें ये द्विगु समास लगता है क्योंकि नंबर आ रहा है, लेकिन इसका कोई तीसरा मीनिंग है क्योंकि बारहसिंगा एक जानवर होता है। तो यहाँ पर थर्ड मीनिंग आ रहा है इसका, 12 सिंग वाला मीन्स ये एक विशेष जानवर है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है, समास विग्रह और उनके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करें। देशभक्ति का समास विग्रह है और डैश समास विग्रह का भेद है। तो देशभक्ति का हम समास विग्रह देखेंगे तो ये होगा देश के लिए भक्ति, और यहाँ पर कौन सा टाइप है तो ये हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। तो दुष्ट का पर्यायवाची खल भी होता है, दुर्जन भी होता है, अधम भी होता है, लेकिन जो खलक है यह दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो रसा का पर्यायवाची शब्द रतनगर्भा भी है, अचला भी और धरित्री भी, लेकिन तमिश्रा जो है ये रसा का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है, उस कृपण व्यक्ति, क्वेश्चन फिफ्थ है, उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे। तो यहाँ क्वेश्चन ये मिसिंग दिया गया है, यहाँ पर कृपण का पर विलोम शब्द बताना है क्योंकि वह रेखांकित शब्द है। तो कृपण का विलोम शब्द देखते हैं, तो कृपण का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी, दानी। अर्पण का विलोम शब्द हो जाएगा ग्रहण, और सूरवीर का विलोम शब्द हो जाएगा कायर। नेक्स्ट है, महात्मा शब्द का सही विलोम क्या होगा। तो महात्मा होती है जो आत्मा महान हो, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा दुरात्मा, ऑप्शन सी। दुर्जन दे रखा है, दुर्जन का विलोम शब्द हो जाएगा सज्जन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए जो कि आधा तत्सम हो। इस टाइप का हमें शब्द देखना है, रात्रि, दई, बच्चा, कान। तो इसमें अर्ध तत्सम शब्द है दई, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मेढक का तत्सम रूप क्या है। तो मेढक का तत्सम रूप होता है मंडूक, ऑप्शन ए। न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा। तो न्यून का संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, नी प्लस ऊन, और यह किसका उदाहरण होगा, यड़ संधि का उदाहरण। वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है। वाणी प्लस औचित्य का मिलाकर हो जाएगा वाण्योचित्य। यहाँ पर भी ये कौन सी संधि का उदाहरण होगा, यड़ संधि का उदाहरण। नेक्स्ट है, जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसके पास कुछ ना हो उसको बोला जाएगा अकिंचन। अक्षम होगा जो कुछ भी करने में सक्षम ना हो। अज्ञ या अज्ञानी हो जाएगा जो कुछ ना जानता हो। असमर्थ हो जाएगा जिसमें सामर्थ्य ना हो। तो यहाँ पूछा था जिसके पास कुछ ना हो, तो ऑप्शन बी अकिंचन। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, तो जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए आ जाएगा ऑप्शन ए, मंथर। कागजी घोड़े दौड़ाना, कागजी घोड़े दौड़ाना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, ऑप्शन सी। नीचे लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करना है। आगे नाथ ना पीछे पगहा, तो इसका बिल्कुल ठीक है बंधनहीन, जिसका कोई बंधन ही ना हो, ना तो आगे नाथ ना ही पीछे पगहा। नेक्स्ट है, तीन तेरह होना। तो तीन तेरह होने का संगठित होना दे रखा है, ये गलत है। तीन तेरह होने का मतलब होगा तितर बितर होना। एक टकसाल के ढले हैं, ये मतलब सही है इसका, एक जैसे हैं। आँख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान। तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा तीन तेरह होना, जिसका गलत दे रखा है। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। पढ़ने में आलस्य ठीक नहीं है, यह शुद्ध है। यह आप पर निर्भर है, ये भी ठीक है। आज बजट पर बहस होगी, ये भी ठीक है। राम ने सांप देखा और भाग गया, तो यहाँ पर आएगा राम सांप देखकर भाग गया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा अशुद्ध। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब हमें शुद्ध देखना है कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा कि विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, ऑप्शन सी।
निम्नलिखित पर्यायों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर हो जाएगा प्रकृति, दुपट्टा, फुलका, हीरा, ये हो जाएंगे तीनों पुल्लिंग शब्द। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? लड़का, प्राण, घोड़ी, चिड़िया। तो लड़का का लड़के हो जाएगा, घोड़ी का घोड़ियाँ, चिड़िया का चिड़िया। लेकिन जो प्राण है वो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है, जैसे दर्शन, आंसू, इस टाइप के जो शब्द होते हैं वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। यह ताले की चाबी है, तो रेखांकित भाग दे रखा है ताले। 19 है, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? रेखांकित हमें दे रखा है ताले की, तो यह दे रखा है कि यह ताले की चाबी है, मीन्स दोनों का एक दूसरे से संबंध है। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो सारे गलत हैं, इसमें जो आंसर होगा वो होगा संबंध कारक। तो इसका हमें अलग से याद रखना है, ये होगा संबंध कारक। नेक्स्ट है भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित व्यक्ति है, तो रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी। जो दुष्चरित है वो कैसे लिखा जाएगा? तो ये हमारा आएगा ऑप्शन ए, इस पे यहाँ पर बड़े ऊ की जगह छोटे ऊ की मात्रा आएगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो यहाँ पर ज्योत्सना भी ठीक है, अहोरात्र भी ठीक है, मिष्ठान भी ठीक है, लेकिन जो भास्कर है उसमें ये जो षटकोण वाला शय दे रखा है, इसकी जगह हमारा आएगा सपेरा वाला से। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी अशुद्ध शब्द। कर का अर्थ टैक्स होता है, तो कर का अन्य अर्थ क्या है? तो कर एक अनेकार्थी शब्द है जिसके अनेक मीनिंग होते हैं। एक तो टैक्स हो गया, और हाथ होता है, किरण होता है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा सूंड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निर्देश दिए गए निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट दे रखा है समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है? समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है? उसको संभाल कर रखना, उसे व्यर्थ ना करना, उसका अनादर करना, या उसे व्यर्थ करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या आएगा कि समय का सदुपयोग का, तो फर्स्ट में लाइन में हमें दे रखा है समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति समय की सही कीमत जान लेता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। यह धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। धन खोने पर वापस पाया जाता है, परंतु समय बीता हुआ समय लौटाया नहीं जा सकता। तो मेन ये है कि समय को व्यर्थ ना करना, वेस्ट ना करना ही समय का सदुपयोग होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, उसे व्यर्थ ना करना। नेक्स्ट है छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है? क्योंकि जो उसकी महत्ता समझते हैं वही सफल होते हैं, सदुपयोग करने से सदा विफल होते हैं। ये तो वैसे ही सेंटेंस गलत है, कभी भी सफल नहीं होते, ये भी गलत है, सदा पीछे रहते हैं। इसे बिना पढ़े भी हम कर सकते हैं कि जो इसकी महत्ता समझते हैं वही सफल होते हैं। समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? तो वो समय धन से अभी हमने पढ़ा था इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि धन तो वापस आ सकता है लेकिन समय नहीं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं। नेक्स्ट है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर 6 मीटर है, यदि उसका परिमाप 64 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पर अगर हमने लंबाई x मान ली तो चौड़ाई हो जाएगी x-6, क्योंकि अंतर दे रखा है 6 मीटर का। परिमाप है 64 मीटर, तो परिमाप का फॉर्मूला लगा देंगे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2x - 6 = 64। 2 से 64 कटेगा 32 टाइम्स, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ 6 प्लस करेंगे 38, x की वैल्यू आ जाएगी 19। तो लंबाई तो हो जाएगी 19 और चौड़ाई क्या हो जाएगी? 19 में से 6 माइनस करेंगे तो 13। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। 19 की 13 में मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी मल्टीप्लाई नहीं करने की ज़रूरत। 9 3 क्या होता है? 27। तो 7 किस में आ रहा है? ऑप्शन बी में। तो आंसर हो जाएगा 247 वर्ग मीटर। जब 4x की पावर 6 - 5x³ - 3 को x³ - 2 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचता है? तो यहाँ पर क्या हम करेंगे, x³ - 2 को = रखेंगे 0, तो x³ की वैल्यू आ जाएगी 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2 की पावर 1/3 या √3 कह सकते हैं। अब x की वैल्यू इसमें रख देंगे तो 4 × x की जगह तो आएगा 2 की पावर 1/3 × पावर है 6 -5 की पावर x³ की डायरेक्ट वैल्यू रख लेंगे 2 - 3। यहाँ पर पावर कट जाएगी, 3 2 = 6, तो 4 × 2 की पावर 2, 4 4 = 16 -10 -3, 16 - 13 हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 3, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है यदि 3x की पावर 4 - a + 2x³ - x² - 4 का गुणनखंड x - 2 है तो a की वैल्यू क्या होगी? यही ये करेंगे, x - 2 = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ पर x की जगह 2 रख देंगे तो 2 की पावर 4 कितनी हो जाएगी हमारी? 16। 16 3 = 48
माइनस a प्लस 2 तो यहाँ रहेगा ही, और 2 की पावर क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 2 की पावर 2 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ सॉल्व कर लेंगे 48 माइनस 8a माइनस 16 माइनस 448 इक्वल्स टू 0। 8a की वैल्यू आ जाएगी हमारी सॉल्व करने पर इक्वल्स टू 24, तो a की वैल्यू आ गई 3, तो आंसर होगा ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट है सरलीकृत करें, तो इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, ये हमें पूरी इक्वेशन दी गई है तो कर लेंगे। पहले तो शुरू का तो ऐसे ही लिखते रहेंगे, लास्ट में सॉल्व करेंगे। एक तो ब्रैकेट करेंगे, सबसे पहले तो हमें लीनियर ब्रैकेट सॉल्व करना है जो 6 माइनस 2 पर है, तो 25 प्लस 15 माइनस 51 प्लस ये वाला ब्रैकेट भी साथ के साथ सॉल्व कर सकते हैं हम। यहाँ पर दे रखा है 4 इंटू 15, का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, तो 4 इंटू 15 इंटू 17 डिवाइड बाई 20, और ये हो जाएगा 6 माइनस 2 4। अब यहाँ कर लेते हैं 25 प्लस 15 माइनस 51 प्लस 4 इंटू 15 इंटू 17 अपॉन में आएगा 20 प्लस 4। यहाँ कट कर लेंगे, 4 5 ज़ा 20 और 5 से ये कटेगा 3 टाइम्स, तो 25 और 15 को साथ के साथ प्लस कर लेते हैं। 40 माइनस 51, यहाँ पर बचेगा प्लस 73 ज़ा 51 प्लस 4, 51 से 51 कट हो जाएगा, 40 में 4 जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 44। नेक्स्ट है 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 पैमाने समान रूप से कुछ छात्रों के बीच में वितरित किए गए और पाया गया कि प्रत्येक आइटम से 5 वितरित नहीं किए गए हैं, तो छात्रों की संख्या क्या होगी। तो सभी में से 5 हटा देंगे, तो पेन हो जाएंगे 45, पेंसिल हो जाएंगी 75 और पैमाने हो जाएंगे 60। अब इन सभी को इक्वल बांटा गया है, तो सबका SCF निकाल देंगे। इन सभी का SCF ये देख लेते हैं कौन से नंबर से ये सभी डिविजिबल हैं। 15 के टेबल में सभी आते हैं, तो 15 3 ज़ा 45, 15 5 ज़ा 75, 15 4 ज़ा 60, 3 4 5 ये बचा, ये किसी से डिविजिबल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15। नेक्स्ट है एक घोड़ा और एक गाय 12,000 रुपये प्रत्येक में बेचे गए। घोड़ा 20% लाभ और गाय 10% की हानि पर बेची, तो घोड़े और गाय को कितना लाभ या हानि पर बेचा गया, दशमलव के 2 स्थान तक हमें बताना है। तो पहले तो घोड़े का CP निकाल लेंगे, क्योंकि SP दे रखा है दोनों का 12,000, तो हो जाएगा यहाँ पर घोड़े का निकालना है तो CPH लिख दिया है, 12,000 गुणा 100 बटे ये लाभ पर बेचा गया तो 120, 0 से 0 कटेगा, 12 से कटेगा 1,000 बार, तो आंसर आ जाएगा 10,000। तो घोड़े का क्रय मूल्य है 10,000। उसके बाद गाय का निकालेंगे तो CPC लिख लिया काऊ के लिए, तो 12,000 तो SP है ही, उसके बाद 100 अपॉन 10% की हानि है तो 90। अब यहाँ जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1333.33, इस टाइप से ये पॉइंट में आता रहेगा। अब क्या करना है, हमें लाभ निकालना है, तो टोटल SP माइनस टोटल CP, टोटल SP हो जाएगा 24,000, दोनों का 12 और टोटल CP हो जाएगा 10,000 में से 13,333.33 जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 23,333.33। अब इसको जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 666.67 रुपीज़ का लाभ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित तालिका के अनुसार 2 वर्ष की अवधि में कितने महीनों तक सब्जियों के मूल्य समान रहे ये बताना है। यहाँ में माह दे रखे हैं, तो 2 वर्ष की अवधि में जिन सब्जियों के मूल्य समान रहे हैं उनका हमें देखना है। एक तो अप्रैल में इक्वल रहे हैं 80-80, उसके बाद मई में इक्वल रहे हैं 80-80, जून में इक्वल रहे हैं, जुलाई में इक्वल रहे हैं, और उसके बाद फिर हमारे लास्ट अक्टूबर में। तो ये हो गया हमारे 5 महीने, 1 2 3 4 5, यही पूछा है कि हमसे कितने महीनों में इक्वल रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। नेक्स्ट है 0.0836 के ऊपर बार है, तो उसको न्यूनतम साधारण भिन्न में दर्शाइए। तो इसे सॉल्व करने का क्या तरीका है, हम क्या करेंगे 836 पूरा लेंगे, माइनस जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, -8 अपॉन हमारा यहाँ पर कितने नंबर हैं, 4 नंबर है, तो 4 नंबर के अकॉर्डिंग, और 2 पर बार है तो 4 नंबर के अकॉर्डिंग हमारा ये आता है 10,000, उसमें से 2 नंबर पर बार है तो 100 हटा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 9900। इसको सॉल्व करेंगे 828 अपॉन 9900, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 23 अपॉन 275, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कक्षा 5 ए के 13 विद्यार्थी तथा कक्षा 5 ब के 15 विद्यार्थी लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं, जिनके नंबर दे रखे हैं कक्षा
5 के ए के, कक्षा 5 ब के। तो इसमें यहाँ पर दे रखा है, दिए गए आंकड़ों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि अधिकतम अंकों का मान जो है वो 18 है। या कक्षा ए का प्रदर्शन बेहतर रहा क्योंकि कक्षा 5th ए का औसत प्राप्तांक अधिक है। या दोनों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों के प्राप्तांक कुल बराबर हैं। या दोनों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों का औसत एक सा है। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करके देखना होगा। पहले इनका कुल अंक निकाल लेंगे, तो जब हम पहले वालों को प्लस करेंगे तो उनका जो टोटल आएगा ये आएगा 146 और बी वालों का टोटल आएगा 146। तो दोनों का इक्वल है, लेकिन क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों के जो कुल अंक है वो बराबर हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभागों के प्राप्त अंक बराबर हैं। नेक्स्ट है 0.4 का 5% क्या होगा? तो डायरेक्ट निकाल देंगे 0.4 का 5%। तो यहाँ पे पॉइंट हटा के 0 बच जाएगा, 5 से ये कटेगा 200 बार, 4 से कटेगा ये 50 बार। तो आंसर हो जाएगा 0.02, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। तो खंबे की पूरी लंबाई क्या होगी? तो हमने खंबे की पूरी लंबाई x मान ली और कीचड़ में धंसा हुआ हो गया 4/7x। तो क्या करेंगे हम, पूरे में से 4/7x माइनस उसका 1/3 बाहर खींचा है, तो 4/7x का 1/3 इक्वल्स टू अभी भी 8 मीटर कीचड़ में है। तो 4 से कट जाएगा, यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 8 2 टाइम्स। तो यहाँ बचेगा हमारा 7, तो सब में कॉमन ही आ रहा है दोनों में, तो अंदर बचेगा 3 एलसीएम, तो 3x माइनस x इक्वल्स टू 2। तो 2x/21 इक्वल्स टू 2, 2 से 2 कटेगा तो x की वैल्यू आएगी 21 मीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जाता है तो जो मोड होता है वो कैसे ज्ञात किया जाता है? जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, तो श्रेणी में जो सबसे अधिक बार बार फ्रिक्वेंसी रिपीट होती चली जाती हैं तो उसी को बहुलक कहते हैं। तो बहुलक ज्ञात किया जाता है आयत चित्र के द्वारा, ऑप्शन डी। समलंब के आकार के एक खेत का क्षेत्रफल 720 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल दे रखा है, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 मीटर है और उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई 35 मीटर है। तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पर समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? समलंब को बोलेंगे ट्रेपेजियम, हाफ इंटू दोनों समांतर भुजाओं को प्लस करके। तो एक हमें दे रखी है 35, दूसरी हमें x ले लेंगे, पता ही नहीं है, इंटू उनके बीच की दूरी 20 इक्वल्स टू 720। तो ये कटेगा 10 बार, 0 से 0 कट हो जाएगी, तो 35 प्लस x हो गया इक्वल्स टू 72। तो x की वैल्यू आ जाएगी 72 में से 35 माइनस करेंगे, ऑप्शन ए 37 मीटर। नेक्स्ट है, यदि किसी शहर की आबादी वर्ष 2001 और 2011 में क्रमशः ये दे रखी है हमें 5,60,400 और 7,05,500 रिकॉर्ड की गई, तो शहर की जनसंख्या में वृद्धि की दर क्या है? तो पहले तो माइनस कर लेंगे, इसमें से कितना आएगा? तो अंतर आ जाएगा 1,40,100 बटे पहले कितनी थी 5,60,400 गुणा 100। परसेंटेज निकालनी है, 0 से 0 कट हो जाएगी, सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25%, ऑप्शन डी। निम्नलिखित बारंबारता वितरण में माध्यिका मीडियन हमें ज्ञात करनी है कि क्या होगी। तो मीडियन निकालने के लिए हमें संचयी बारंबारता CF निकालनी होगी। तो CF जब निकालेंगे तो उसे कैसे निकालते हैं? जैसे पहले वाले का 5 है, 5 हो गया, 5 में 7 प्लस करेंगे अब 12, फिर 12 में 11 प्लस करेंगे 23, 23 में 9 प्लस करेंगे 32, 32 में 8 प्लस करेंगे 40, 40 में 7 47, 47 में 3 50 और 50 में 5 55। n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 55। विषम है तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे n+1/2 वह पद हो जाएगा। तो 55 + 1 56/2 28। अब 28 देख लेते हैं किस संचयी बारंबारता के अंदर आ रहा है। 23 छोटा हो जाएगा तो इसके अंदर आएगा 32 वाले के, और इसकी जो तो माध्यिका इसकी क्या हो जाएगी? क्या दे रखा है ऊपर? 14। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14। नेक्स्ट है, जब हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया हो तो 2 कोण और 1 भुजा होंगे अगर, तो हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं।
केवल तीनों भुजाएं दी होंगी तो भी कर सकते हैं, केवल तीनों कोण दिए गए हों तो नहीं कर सकते, एक ना एक हमें भुजा पता होनी चाहिए तभी हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। दो भुजा और उनके मध्य का कोण होगा तो भी कर सकते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो के मूल अल्फा बीटा हैं तो वह समीकरण कौन सा होगा जिसके मूल अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा होंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की पहले वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी, माइनस बी अपॉन ए होता है तो माइनस से माइनस कट के वन आ जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी सी अपॉन ए तो माइनस वन। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस इक्वेशन में कर लेंगे, ये रख लेंगे हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा इक्वल्स टू ज़ीरो। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया अगर हमने तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल्स टू आएगा वन। पहली वाली इक्वेशन जो थी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू वन, इसका स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला खुल जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तो वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन टू अल्फा बीटा की पता है, माइनस वन है तो माइनस टू इक्वल्स टू वन। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी टू और वन थ्री। इसके बाद हमें निकालनी है वह समीकरण जिसके मूल अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा हों। तो इक्वेशन क्या होती है, मूल एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा को जब प्लस करेंगे तो एलसीएम लेकर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा एक्स, और प्लस अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा करेंगे तो वन बचेगा क्योंकि कट हो जाएंगे। यहाँ पर रख देंगे अब इक्वेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, थ्री, तो इसका मतलब थ्री ज़रूर होना चाहिए, अपॉन अल्फा बीटा की है वन और वो भी है यहाँ पर माइनस। तो आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आंसर हमारा होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पर हमें कोई सा भी ऑप्शन ठीक नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो इसका अलग से याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। नेक्स्ट है, निर्देश निम्नांकित सारणी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एमएसडी वीके आरडी एसआर के प्रशंसकों की संख्या दर्शाती है। तो इस पर विचार करके आंसर देना है। यहाँ पर क्षेत्र 1, 2, 3 इस टाइप से दिए गए हैं। एसआर और एमसीडी के एमएसडी के प्रशंसकों की कुल संख्या में कितना अंतर है। तो एक तो एसआर के निकालना है और एक एमएसडी के। तो एसआर के जब हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएंगे, हमारे एसआर का टोटल आएगा 11,500 और एमएसडी का हमारा टोटल आएगा 13,100। इनका डिफरेंस निकाल लेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1,600। नेक्स्ट है, 22 प्रेक्षणों का माध्य 10 है, दो और प्रेक्षणों को शामिल करने पर नया माध्य 11 हो जाता है। तो दो नए प्रेक्षणों का माध्य क्या है, इसे कैसे निकालेंगे, हमने 22 दे रखे हैं, टोटल हो गए 24 गुणा 11 क्योंकि नया 11 है, माइनस पहले था 22 गुणा 10 अपॉन कितने बढ़ाए गए हैं 2। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट भी 2 से कट कर लेते हैं, यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ 11 है, 12 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 11 दूनी 22, फिर 11 एकम 11 और हो जाएगा 13, 132 माइनस 110, इसे माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 22। तो दो प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा, ऑप्शन डी 22। नेक्स्ट, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1/3 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब हमने मान लिया कि उसका जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 का 1/3 मतलब इसको रखेंगे 4/3, तो 100 का 4/3 मतलब 400/3। अब लाभ निकालना है, लाभ परसेंटेज निकाल लेंगे, लाभ कितना होगा 400/3 माइनस 100/100 गुणा 100, 100 से 100 कट हो जाएगा हमारा, तो यहाँ क्या बचेगा, 400 में से 300 गया 100/3, इसको जब लिखेंगे तो वह हो जाएगा 33 होल 1/3%। नेक्स्ट है, यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है तो टमाटर की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो यहाँ पर हमने कमी ले ली x है, अब वो 15% अधिक खर्च करना चाहती है, इक्वल्स टू 25 की वृद्धि हो जाए माइनस x, कमी को हमें माइनस करना पड़ेगा, माइनस x इंटू 25/100। इधर लेकर आएंगे इसको तो कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा 10 इक्वल्स टू यहाँ पर 25 कटेगा 4 बार, वो
यहाँ हो जाएगा हमारा 5x/4। 5 से कटेगा 2 टाइम्स तो x की वैल्यू आ जाएगी 8%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36 तथा 54 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 12, 20, 32, 50 बचता है। तो पहले तो इन्हें माइनस कर लेंगे। 16 में से 12 माइनस करा 4 आ जाएगा, 24 में से 20 माइनस करा 4 आ जाएगा, 36 में से 32 माइनस करा 4, 54 में से 50 माइनस करा 4। सारे नंबर हमारे क्या आ गए यहाँ पर 4 4, मतलब सेम डिफरेंस है। तो अब क्या करना है, 16, 24, 36, 54 इनका एलसीएम निकालेंगे और उसमें से 4 माइनस कर देंगे। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर सभी नंबर्स हमारे 2 से डिविजिबल हैं। तो पहला फैक्टर 2 हो जाएगा, यहाँ कटेगा 8, यहाँ 12, यहाँ हमारा 18 और यहाँ 27। उसके बाद फिर से हमारे 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, 2 से 4, 6, 9। उसके बाद फिर से हमारा 2 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल है तो 2 और 3। फिर हमारा 2 फिर से आ गया। अब देखते हैं 3, तो 3 से 3 कट हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 9 जा। इसके बाद आ जाएगा 9, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 432। इसमें से 4 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 428। किसी भिन्न के अंश और हर का योग 13 है तो अंश और हर में क्रमशः 3 और 9 जोड़ने पर भिन्न का मान 2/3 हो जाता है। तो मूल भिन्न के अंश और हर का गुणनफल क्या होगा। अंश हमने मान लिया x है और हर y है, तो x + y = 13 है। अब इसमें अंश में हमने 3 जोड़ा, x + 3 / y + 9 = 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लेंगे तो बनेगी 3x - 2y = 9। अब यहाँ पर ये इक्वेशन हो गई और एक इक्वेशन हो गई x + y = 13। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 7 आएगी, y की वैल्यू 6 आएगी। यही पूछा था कि दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो 7 × 42, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है तो इसका व्यास क्या होगा। क्षेत्रफल 616 है तो πr² = हो जाएगा 616। पाई की वैल्यू रख लेंगे 22/7 × r² = 616। अब जब यहाँ पर r² की वैल्यू आएगी, कट के ही आएगी 196, तो r की वैल्यू आ जाएगी 14। व्यास निकालना है तो यहाँ पर 14 मीटर पे टिक नहीं करेंगे, व्यास हो जाएगा 14 × 2 28 मीटर, ऑप्शन सी। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है तो लंबाई अगर 3x हो गई तो चौड़ाई हो जाएगी x। उसका परिमाप 96 है तो 96 = हो जाएगा 2 × इन दोनों को प्लस कर देंगे 3x, 3x + x 4x। अब 4 2 = 8, 8 से कट कर लेंगे, यहाँ पर 12 बार तो x की वैल्यू आ गई 12। इसके बाद निकालना है लंबाई कितनी होगी, तो 12 3 = 36 मीटर, ऑप्शन सी। 12 मीटर तो हो जाएगी चौड़ाई। अगर चौड़ाई पूछी जाती तो ऑप्शन डी हो जाता और लंबाई पूछी गई है तो ऑप्शन सी होगा। तो आज की क्लास में हमने प्रैक्टिस सेट 14 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने हिंदी और मैथ्स के 50 क्वेश्चंस करे हैं। कल की क्लास में हम ग्राम्य समाज एवं विकास और सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।